देखिए, देश में हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम है और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम जिस तरीके से सेंट्रल में है उसी तरीके से स्टेट में है, एज इट इज़। ऐसा बिल्कुल भी हमारे कंट्री में ऐसा नहीं दिखेगा कि सेंट्रल के लिए कोई अलग पॉलिटिकल सिस्टम और स्टेट के लिए कोई अलग पॉलिटिकल सिस्टम, नहीं। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम सेम है और वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम। और अगर सेंट्रल एंड स्टेट में एक ही सिस्टम है जिसे हम लोग नाम दे रहे हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो जब हमने सेंट्रल का पार्लियामेंट देखा तो उसमें हमने अपर हाउस, लोअर हाउस, पीएम, कैबिनेट, ये सारी चीज़ें देख लिए हैं। तो एज इट इज़ हमें स्टेट में भी देखना है और दूसरा तीसरा मतलब कोई बदलाव हमें नहीं दिखने वाले। मतलब देखा जाए तो दूसरी लैंग्वेज में हम लोग ये कह सकते हैं कि लगभग मेरे ख्याल से हमने 15 से 20 दिन पढ़ा होगा प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, कैबिनेट, लोकसभा, राज्यसभा, बस जितना दिन हमने पढ़ा है ना, जितना क्लियरली हमने पढ़ा है उसी को कॉपी पेस्ट करना और कुछ नहीं करना। मतलब सेंट्रल में जैसे पीएम है वैसे यहाँ पे सीएम, वहाँ पे जैसा उसका कैबिनेट सेम यहाँ पे भी उसका कैबिनेट, जैसा रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटीज़ वहाँ पे पीएम के है सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूटीज़ जो है वो सीएम के, तो कुछ अलग नहीं करना है, हमें वही बातें रिपीट करना है। बस कॉपी करके पेस्ट करेंगे, हम लोग कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे इसमें, ठीक है, क्योंकि समय देने के लिए हमारे पास बाकी बहुत सारा है सामने। जब हम लोग कमीशंस पढ़ेंगे तो वहाँ पे बहुत समय देना रहता है। सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स ही हमारे पॉलिटी में कमीशंस हो जाते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशंस है, वो जब पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा ही। मामला ये है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम सेंट्रल और स्टेट सेम में है। तो जैसे हमने वहाँ जब अपर हाउस पढ़ा और अपर हाउस में जैसे राज्यसभा पढ़ा, तो राज्यसभा का जिस तरीके से सारा चीज़ था वैसे ही हमें यहाँ पे स्टेट लेवल पे भी अपर हाउस दिखने वाला है, ठीक है। कुछ ही बातें रहेगी जिसको हमने थोड़ा बहुत चेंजेस हम करेंगे, बाकी तो एज इट इज़ रहने वाला है। तो स्टेट में भी हमें बेसिकली जो स्टेट लेजिस्लेचर है, ये स्टेट लेजिस्लेचर ये क्या कौन किस किस हाउस से बनते हुए दिखेगा, तो हमें स्टेट में भी एक लोअर हाउस मिल सकता है, मतलब क्या सकता है, मिलेगा ही। इसके अलावा अपर हाउस मिल सकता है और इसके अलावा उस स्टेट का एग्जीक्यूटिव हेड जिसे हम लोग कहेंगे गवर्नर, ये कंपोजिशन सेम है। जैसे सेंट्रल में लोअर हाउस, अपर हाउस और प्रेसिडेंट थे, वैसे ही स्टेट में भी हमें लोअर हाउस, अपर हाउस और एग्जीक्यूटिव हेड मिलने वाला है। और एग्जीक्यूटिव हेड ऑफकोर्स जो रहेगा वो रहेगा गवर्नर। अब जिसे हम लोग लोअर हाउस कह रहे हैं, लोअर हाउस मतलब स्टेट का कौन सा हाउस, तो बेसिकली स्टेट का असेंबली मतलब उनका लोअर हाउस। और स्टेट का अपर हाउस मतलब यहाँ का स्टेट काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जिसे हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर कह रहे हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर, असेंबली, काउंसिल और गवर्नर, ये तीन फैक्टर मिलके बन सकता है की बात है। फिर से समझते हैं कि क्यों ये वर्ड हम लोग यूज़ कर रहे हैं कि हैं। जैसे वहाँ अगर हम लोग पार्लियामेंट की बात करें तो पार्लियामेंट भी इसी तरीके से दो हाउस और एक थर्ड पिलर से बनता है, मतलब लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। यहाँ पे भी हमें दो हाउसेस मिल रहे हैं और एक आपके एग्जीक्यूटिव हेड भी मिल रहे हैं, गवर्नर। लेकिन बस एक बात को क्लियर कीजिए कि जो लोअर हाउस है, ये लोअर हाउस आपको हर स्टेट में मिलेगा ही मिलेगा। कोई स्टेट ऐसा नहीं रह सकता है कि जहाँ पे लोअर हाउस नहीं है। ज़रूरत क्यों, पहले उसे समझते हैं। ज़रूरत इसलिए क्योंकि बेसिकली उस स्टेट के रेसिडेंट जो है, जो लोग हैं, जो सिटीजन्स हैं, उन लोगों को रिप्रेजेंट करने का काम उस स्टेट का लोअर हाउस करेगा, मतलब असेंबली करेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल महाराष्ट्र स्टेट असेंबली, 288 मेंबर्स वहाँ बैठते हैं। 288 मेंबर्स ये महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के तरफ से डायरेक्टली चुन के गए हैं और उनका काम ये है कि वो स्टेट के लिए पॉलिसीज़ बनाए, स्टेट के लिए प्रोग्राम्स लाए, स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन चलाए। सो बेसिकली स्टेट के लोगों को रिप्रेजेंट करने का काम वहाँ का लोअर हाउस कर रहा है। तो आपको लोअर हाउस मिलेगा ही मिलेगा। कोई स्टेट ऐसा नहीं रहेगा कि वहाँ पे असेंबली नहीं है और या फिर असेंबली वर्किंग पे नहीं है। बाई चांस अगर आपको किसी स्टेट में असेंबली नहीं दिख रहा है, मतलब आपको असेंबली वर्किंग में नहीं दिख रहा है, तो इसका दूसरा मीनिंग ये निकलता है कि उस स्टेट पे फिलहाल प्रेसिडेंशियल रूल चल रहा है। समझ में आई बात? अगर उस स्टेट का असेंबली वर्किंग नहीं है तो फिर उसका मीनिंग ये है कि उस स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल चल रहा है, मतलब पार्लियामेंट से उस स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जा रहा है। अन्यथा उस स्टेट का असेंबली ही उस स्टेट का काम काज देखेंगी, तो हर स्टेट में असेंबली रहेंगी ही रहेंगी।
और क्यों रहने की ज़रूरत है, मतलब क्या ज़रूरत क्या है? तो ज़रूरत ये है कि हमने जब हमारे नेशन का बिल्डअप करने की कोशिश की, कॉन्स्टिट्यूशन में जब हमने उसका नेचर रखा, तो हमने हमारे नेशन का जो नेचर रखा है वो तो फेडरल है, और फेडरल है तो सेंट्रल एंड स्टेट दोनों को सोवेरेनिटी हमें देना रहता है। अगर हम लोग स्टेट को सोवेरेनिटी दे रहे हैं, मतलब स्टेट के लिए क्या प्रोग्राम चलेगा, स्टेट के लिए क्या पॉलिसी चलेंगी, इसके बारे में डिसीजन लेने का राइट ये उस स्टेट के असेंबली को रहना चाहिए ना। आप सोचो कि हमारे कंट्री में फेडरलिज्म नहीं रहता, फेडरल स्ट्रक्चर नहीं रहता, यूनिटरी सिस्टम रहता, तो भाई हमारे लिए सारा डिसीजन सेंटर से लिया जाता। लेकिन अगर स्टेट सोवेरियन है तो स्टेट का सोवेरिटी आपको कहाँ से दिखेगा? स्टेट की अथॉरिटी से, और अथॉरिटी आपको कहाँ मिलेंगी? असेंबली में, क्योंकि इस असेंबली में जिस पॉलिटिकल पार्टी को मेजोरिटी रहेगा उसका गवर्नमेंट रहेगा, और गवर्नमेंट मतलब वो स्टेट गवर्नमेंट रहेगा। जैसे आज हमारा गवर्नमेंट, हमारा कैबिनेट श्री फडणवीस जी हेड कर रहे हैं उसे, और वो डिसाइड करेंगे कि हमारे स्टेट के लोगों के लिए क्या पॉलिसीज और क्या प्रोग्राम्स वो लाए। ठीक है, अभी कौन से कंट्री गए हैं वो, लगभग 14,000 करोड़ का पैकेज ला रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। सो बेसिकली ऑफकोर्स हमारे स्टेट के सीएम गए तो उनका काम है कि एफडीआई हमारे स्टेट में ले आएंगे, स्टेट में हमारे एफडीआई आएगा तो डेवलपमेंट हमारा होगा। तो इसीलिए हर स्टेट में आपको असेंबली मिलेंगी ही मिलेंगी, मतलब लोअर हाउस तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन हर स्टेट में आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब अपर हाउस मिलेगा ही, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसको भी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम तो कह रहे हैं कि जैसे सेंट्रल में पार्लियामेंट्री सिस्टम है वैसे ही स्टेट में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। मतलब सेंट्रल के हमें 2 हाउसेस मिल रहे हैं, लोकसभा राज्यसभा, तो स्टेट में भी 2 हाउसेस रहना चाहिए था, असेंबली एंड काउंसिल। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि असेंबली तो कंपलसरी हर स्टेट में रहेगी ही, है ही, लेकिन हर स्टेट में काउंसिल नहीं है। इसको भी समझने की कोशिश करते। चलो बुक उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देता, लेकिन हम लोग एटलीस्ट उसका कंक्लूजन निकालने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा याद कीजिए, जब हमने सेंट्रल में लोकसभा और राज्यसभा पढ़ा तो दोनों हाउस का हमने कुछ स्पेसिफिक रोल देखा था। रोल ये कि लोकसभा के जो मेंबर्स है वो आम लोगों को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। लेकिन जो राज्यसभा है, जो अपर हाउस है, अपर हाउस का काम क्या है? स्टेट को रिप्रेजेंट करना, राइट। स्टेट को रिप्रेजेंट करने का काम राज्यसभा करता है। मतलब महाराष्ट्र से 19 मेंबर जा रहे हैं, आपके यूपी से 31 मेंबर जा रहे हैं, त्रिपुरा से 1 मेंबर जा रहा है, तो जितने मेंबर जा रहे हैं वो अपने अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों हाउस का स्पेसिफिक काम दिख रहा है। लेकिन अगर हम लोग स्टेट में आए और स्टेट के लोअर हाउस और अपर हाउस को देखें तो यहाँ का ठीक है, जो लोअर हाउस है असेंबली है, ये तो क्लियर है भाई कि स्टेट में रहने वाले लोगों को रिप्रेजेंट करने का काम यहाँ का असेंबली करेगा। लेकिन आप सोचो अब कि जो सेकंड हाउस है, अपर हाउस, ये किसे रिप्रेजेंट करेंगे? मतलब वहां पे राज्यसभा था तो वो तो स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा था ना। अब यहाँ पे तो हम लोग स्टेट का ही अपर हाउस देख रहे हैं, मतलब ये किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? लोगों को? लोगों को तो नहीं कर रहा है। फिर एक माइंड में आ सकता है कि जैसे राज्यसभा स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा था, वैसे हो सकता है कि ये काउंसिल स्टेट के डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता होगा, लेकिन वैसे भी नहीं है, वैसे भी नहीं है। बिल्कुल भी माइंड में मत लाना, क्योंकि हम कभी कभी पॉलिटी में ना बहुत सोचते हैं और बहुत खुफिया दिमाग लगाते हैं। स्टेट को रिप्रेजेंट करना इसलिए ज़रूरी है ना, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग हो सकते हैं, सेंट्रल लेकिन हर स्टेट को एक मान के सारी चीजें एक समान देना जरूरी हो सकता है। लेकिन कभी कभी सेंट्रल उसमें भेदभाव कर सकता है, नहीं लगता आपको? कर सकता है। जैसे आप सोचो, सेंट्रल से जो पैकेज महाराष्ट्र को मिल सकता है, सेंट्रल को जो पैकेज यूपी को मिल सकता है, वो पैकेज या फिर उतना भर भर के पैकेज वेस्ट बंगाल को नहीं मिल सकता, क्योंकि वहां पे तृणमूल कांग्रेस की सरकार है और जो बीजेपी के अपोजिशन में है, तो कभी भी वहां पे दिल खोल के कोई चीजें नहीं मिलने वाली। तो हुई भेदभाव, हुआ डिस्क्रिमिनेशन। तो इसलिए फिर वेस्ट बंगाल से कोई तो रहे जो सेंट्रल लेवल पे वेस्ट बंगाल को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। लेकिन कुछ भी हो जाओ, कोई भी सीएम या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अपने स्टेट में आने वाले डिस्ट्रिक्ट में डिस्क्रिमिनेशन थोड़ी कर पाएगा। नहीं भाई, हम नागपुर के हैं तो हम नागपुर के बारे में सोचेंगे, पुणे के बारे में सोचेंगे, ऐसे नहीं कर सकते, वो ऐसे नहीं हो सकता है। तो यहाँ डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बेसिकली इस अपर हाउस का, इस सेकंड हाउस का रिप्रेजेंटेशन क्या, इसका आंसर देना मुश्किल है। हम जब ये देखेंगे कि इस काउंसिल में कौन कौन बैठता है,
तब शायद हम लोग थोड़ा सा अंदाज बांध पाएंगे कि ये काउंसिल किसे रिप्रेजेंट करता है। अभी बिल्कुल माइंड में मत लाओ कि ये डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता होगा, बिल्कुल नहीं। पहली ज़रूरी बात, ये हाउस यूजलेस हाउस है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई आउटकम नहीं है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसीलिए हमें ये सेकेंड चैम्बर मतलब ये अपर हाउस कुछ ही स्टेट्स में मिलेगा। जिस स्टेट में मिलता है वहां पे क्यों मिलता है उसका आंसर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले हम लोग इसे समझेंगे कि जिस स्टेट में असेंबली एंड काउंसिल ये दोनों हाउसेस मिलते हैं उस स्टेट को हम लोग कहेंगे बाय कैमरल सिस्टम। वो बाय कैमरल स्टेट हुआ क्योंकि उस स्टेट में दोनों हाउसेस हैं, अपर हाउस लोअर हाउस दोनों हाउस। लेकिन जिस स्टेट में सिर्फ आपको असेंबली मिलेगा, काउंसिल नहीं मिलेगा, ये कंपलसरी नहीं है क्योंकि ये सेकंड हाउस, असेंबली तो कंपलसरी है। जिस स्टेट में असेंबली मिलेगा, एक ही मतलब हाउस मिलेगा, उस स्टेट को हम लोग कहेंगे यूनिकैमरल। पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि हमारे कंट्री में कितने स्टेट ये यूनिकैमरल है, सॉरी बाय कैमरल है। उसके बाद देखते हैं कि अगर किसी स्टेट में है तो क्यों और किसी स्टेट में नहीं है तो क्यों नहीं है, उसे समझने की कोशिश करते हैं। सीधा हेडिंग दीजिए आर्टिकल 169 लेजिस्लेटिव काउंसिल अपर हाउस। तो एक बात जो हमने वैसे ही पहले ही क्लियर कर दिया है कि जिस स्टेट में हमें दोनों हाउस मिलेंगे अपर एंड लोअर, उस स्टेट को हम लोग बायकैमरल सिस्टम कहेंगे। और हमारे देश के कुछ ही स्टेट्स ऐसे हैं जो स्टेट्स बायकैमरल हैं, मतलब जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं। और ऐसे स्टेट जो बायकैमरल हैं वो सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट्स। 2019 तक 7 थे, अब 6 बचे। 2019 तक क्या सीन था और क्या चेंजेस हुए हैं उसे भी हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। जो स्टेट्स हैं उसमें यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और 2019 तक जो जम्मू एंड कश्मीर। इतने ही स्टेट्स बायकैमरल है, मतलब इतने ही स्टेट्स में अपर हाउस है। कंपोजिशन को भी पहले ही फिनिश कर लेते हैं कि जैसे यूपी के लेजिस्लेटिव काउंसिल में 100 मेंबर्स, बिहार 75, महाराष्ट्र 78, कर्नाटका 75, तेलंगाना स्टेट 40, आंध्र प्रदेश 50 ब्रैकेट में डालिए, उसके बगल में डालिए 58, और जम्मू कश्मीर जब तक था तब तक। तो कुछ बेसिक नोट्स निकाल लेंगे हम लोग। आज देश में 28 स्टेट्स हैं। अच्छा, आप यूनियन टेरिटरी को कंसिडर ही मत कीजिए। देखिए यूनियन टेरिटरी के नाम से आज यूनियन टेरिटरी 8 है। यूनियन टेरिटरी में असेंबली रहेंगी नहीं रहेंगी, जैसे स्टेट में असेंबली रहेंगी ही, वैसे यूनियन टेरिटरी में असेंबली रहेंगी नहीं रहेंगी ये डिसाइड करने का राइट पार्लियामेंट को है। अरे आप सोचो ना, हम उस एरिया को ही, उस रीजन को ही हम लोग कह रहे हैं यूनियन टेरिटरीज, मतलब यूनियन की जगह है वो, यूनियन के पावर चलेंगे। जब यूनियन के पावर चलेंगे तो असेंबली की क्या जरूरत है, पार्लियामेंट देखेंगे क्या पावर चलेंगे क्या नहीं चलेंगे, क्या रूल्स लाना है, क्या रेगुलेशन लाना है, क्या लॉज लाना है। लेकिन अगर पार्लियामेंट मेहरबान है तो पार्लियामेंट उस यूनियन टेरिटरी में असेंबली रख सकती है। जैसे दिल्ली में है 70 मेंबर्स बैठते हैं, जैसे आपके पौंडीचेरी में है 30 मेंबर्स बैठते हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में भी है जिसमें अभी 89 मेंबर्स बैठ रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाकी यूटीज में नहीं है क्योंकि पार्लियामेंट ने उनके लिए कोई एक्ट नहीं लाया। तो आप यहाँ जब हम लोग काउंसिल देख रहे हैं ना, तो काउंसिल में देखने के समय यूनियन टेरिटरी के बारे में बिल्कुल सोचो ही मत, आप बस स्टेट के बारे में सोचो। स्टेट है तो स्टेट सोवेरेन रहना चाहिए। सोवेरेन स्टेट में असेंबली तो रहेंगी ही रहेंगी, लेकिन काउंसिल रहेंगे नहीं रहेंगे ये कोई निश्चित नहीं है। 28 हमारे कंट्री में स्टेट्स है, उसमें से हमने 6 बाहर निकाले, बगल में रख दिया और इन 6 स्टेट्स को कहा कि ये है बायकैमरल स्टेट। ऑफकोर्स अगर 28 में से 6 बायकैमरल हैं तो रिमेनिंग 22 स्टेट्स ये बने यूनिकैमरल। इन स्टेट्स में सिंगल सिस्टम मतलब सिंगल हाउस चलता है। अब उसे हम लोग समझते हैं कि क्यों कुछ स्टेट में है काउंसिल और कुछ स्टेट में नहीं है। उसके पीछे के हम लोग 2 रीज़न तो दे सकते हैं, बुक एक ही रीज़न देता है, लेकिन हम लोग दूसरा रीज़न निकालेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है।
एक जो बुक रीज़न देता है वो ये, भाई पहली बात, किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल रहे या नहीं रहे इसे डिसाइड करने का राइट किसका रहेगा, तो वो राइट रहेगा उस स्टेट के असेंबली का। जैसे गुजरात यूनिकैमरल है, मतलब गुजरात में सिर्फ असेंबली है, काउंसिल नहीं है। अगर गुजरात में काउंसिल लाना है तो इसके बारे में डिसीजन लेने का राइट किसका है, तो गुजरात की असेंबली का। असेंबली डिसाइड करेंगे कि हमें काउंसिल चाहिए या नहीं चाहिए। तो पहली बात बेसिकली कौन डिसाइड कर रहा है, तो स्टेट खुद डिसाइड कर रहा है। और स्टेट खुद डिसाइड कर रहा है तो किस आधार पे कर रहा है, मतलब इन स्टेट्स में है और बाकी स्टेट्स में नहीं है, ये स्टेट डिसाइड कर रहा है किस आधार पे कर रहा है। तो जैसे रेफरेंस बुक हमें आंसर ये देते हैं कि बेसिकली उस स्टेट का फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल कैपेसिटी के आधार पे वो डिसाइड करेंगे कि उनके स्टेट में सेकेंड हाउस रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल ले, एक अपर क्लास फैमिली जिनके घर में ऑलरेडी 1-2 गाड़ियां हैं, 4 व्हीलर हैं, तो उनके घर में एक तीसरी गाड़ी हमें महिंद्रा की थार मिल ही जाएंगी जो यूजलेस हैं। थार उन्हीं के घर मिलेंगी जिनके घर में ऑलरेडी 4 व्हीलर है। जिनके घर में 4 व्हीलर नहीं ना, उनके घर में थार नहीं मिलने वाली आपको, ठीक है। तो थार स्टेटस वाला काम है। थार नहीं रहती तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा रहता, लेकिन स्टेटस है भी हमारा, हम थार से घूमेंगे लाल लाल गाड़ी से, तो ये भी स्टेटस वाला मामला है। फाइनेंशियल कैपेसिटी अच्छी है, हमारे स्टेट में सेकंड चैम्बर भी रहेगा। स्टेटस बताता है कि ये स्टेट बाई कैमरल है। बस ये रेफरेंस हमें आंसर देते हैं, जो बहुत ही बेसिक आंसर है, बहुत ही बेसिक आंसर है। हम अगर कर्नाटका की बात करें या फिर हम लोग महाराष्ट्र की बात करें या फिर हम लोग आंध्र प्रदेश की भी बात करें और चलो यूपी की भी बात करें, तो हम लोग ये बोल सकते कि हाँ भाई ठीक है फाइनेंशियली स्ट्रांग है ये स्टेट्स, लेकिन बिहार फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है। फिर बिहार फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं है, फिर भी उस स्टेट में है ना सेकेंड चैम्बर। अब असली रीजन देखते हैं कि असली रीजन क्या है। ये एक्चुअली एक पॉलिटिकल नीड है, या इससे मैं और एक वर्ड यूज करता हूं जो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। ये है एक पॉलिटिकली जुगाड़ कि एक हाउस रहना चाहिए कि कभी कुछ प्रॉब्लम हो तो उस समय में ये हाउस हमारे बहुत काम में आएगा। जैसे कुछ एग्जांपल दे दूं, आपको क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से ये हाउस काम में आ सकता है। 2019 के महाराष्ट्र असेंबली के इलेक्शंस हुए। इलेक्शंस 288 सीट्स के लिए हुए। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को महाराष्ट्र असेंबली में सरकार बनानी है तो एटलीस्ट उन्हें मेजोरिटी मतलब ½ मतलब 145 सीट्स इतने मिलना ज़रूरी है। लेकिन जो इलेक्शन के रिजल्ट आए थे उसमें सबसे ज़्यादा सीट्स बीजेपी ने तो जीते थे, लेकिन वो सीट्स थे 106, मतलब 140 सीट्स नहीं मिले थे। इसके बाद सबसे ज़्यादा सीट्स जीतने वाली पार्टी थी वो थी शिवसेना, जिनको लगभग 56 या 58 इतने सीट्स थी। उसके बाद कांग्रेस को लगभग 48 थी। इसके बाद आपके राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लगभग 56 सीट्स थी। और इसके अलावा बाकी तो वैसे भी जो आपके महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना है, राज ठाकरे जी, अब देखो सही में सोचने वाली बात है, 2006 का इस्टेब्लिशमेंट है उस पॉलिटिकल पार्टी का। 2006 से लेकर अगर हम लोग अभी 2026 की बात करें, 20 साल हो गए। 20 साल ठीक हो जाते, मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि काफ़ी साल हो जाते, लेकिन इस बात का सही में बुरा लगता है कि जब राज जी भाषण देते हैं तो भाषण सुनने के लिए थाउजेंड्स ऑफ पीपल रहते हैं, पैर रखने के लिए जगह नहीं रहती वहाँ पे। सीरियसली ये सिचुएशन रहती है। लेकिन जब इलेक्शन होता है और उनके मेंबर चुन के आते हैं तो वो नंबर्स देख के बड़ा सरप्राइजिंग लगता है कि भाई कहाँ गया पावर इनका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का। तो चलो ठीक है, 6-8 समझ के चलो, या 2-4 सीट्स महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना को मिले होंगे। तो 2019 को देखो क्या हुआ। 2019 में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को जब क्लियर मेजोरिटी नहीं मिला था तो एक बात तो तय था कि भाई बीजेपी और शिवसेना लगभग 1994 से अलायंस बनाते हुए चल रही है, ये इस बार भी अलायंस बनाएंगे। दोनों पॉलिटिकल पार्टी अलायंस एग्रीमेंट बहुत साल पहले, 30 साल पहले ही हुआ था। और ये एग्रीमेंट करने वाले शिवसेना के जो मतलब उनके जो प्रमुख थे पॉलिटिकल पार्टी के बाला साहेब ठाकरे, और बीजेपी के जो उस समय में प्रमुख थे लालकृष्ण अडवाणी, दोनों का ये एग्रीमेंट था। और एग्रीमेंट बड़ा क्लियर था। मेरे ख्याल से मैंने ये एग्रीमेंट इसके पहले भी आपको बताया हूँ। दोनों पॉलिटिकल पार्टी का एग्रीमेंट ऐसा था कि हमारा आइडियोलॉजी एक है, हिंदू राष्ट्र, इसलिए हम लोग कभी भी साथ में एक साथ लड़ेंगे इलेक्शंस। बस मामला ये रहेगा कि जब हम लोग स्टेट में एक साथ रहेंगे तो स्टेट में कभी भी बिग ब्रदर शिवसेना रहेगा और छोटा भाई रहेगा बीजेपी।
और अगर सेंट्रल में इलेक्शन लड़े तो वहां पे बिग ब्रदर बीजेपी रहेगा और छोटा भाई रहेगा शिवसेना। इसका मीनिंग ये निकलता है कि अगर सेंट्रल में ये पावर में आते तो बिग ब्रदर के नाम से पीएम बीजेपी का बनेगा, लेकिन अगर स्टेट में आते हैं तो बिग ब्रदर के नाम से शिवसेना का कोई पर्सन ये सीएम रहेगा। 2014 का इलेक्शन हुआ, बीजेपी और शिवसेना को ही अलायंस का इनका सरकार बना, लेकिन सीएम बने देवेंद्र फडणवीस जी जो बीजेपी से थे। तो 5 साल के बाद जब 2019 का इलेक्शन हुआ और ये जब रिजल्ट सामने आया तो शिवसेना के हेड उद्धव ठाकरे इन्होंने ये एग्रीमेंट याद दिलाने की कोशिश मोटा भाई अमित शाह जी को की। एक मीटिंग हुई थी, मुंबई में आए थे अमित शाह जी। उन्होंने इस एग्रीमेंट को याद भी दिलाया उन्होंने, और उन्होंने ये भी कहा कि भाई अब हम लोग एक डील करते हैं, सरकार तो हम लोग अलायंस की बनाएंगे, लेकिन इस सरकार में हम लोग सीएम इस पोस्ट को 2.5 साल के लिए बांट देते हैं। 2.5 साल हमारे पार्टी का रहेगा पर्सन, 2.5 साल तुम्हारे पार्टी का रहेगा, और पहले के 2.5 साल हम, उसके बाद के 2.5 साल तुम। तो अमित शाह जी ने इस प्रस्ताव को सीधा खारिज कर दिया कि कहा कि नहीं, अगर सीएम बनेगा तो हमारे ही पॉलिटिकल पार्टी से रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। तो इस कारण शिवसेना ने हाथ खड़े कर दिए कि फिर हम नहीं करेंगे, तो शिवसेना तो हट गया। अब बीजेपी किसको ढूंढे, कांग्रेस के दर तो जाएंगे नहीं। एक एनसीपी था जिसके साथ हो सकता था, लेकिन टाइम पे शायद वो 2 दिन मुख्यमंत्री होगा आपको, सुबह 8 बजे उन्होंने ओथ लिए थे। सुबह 8 बजे सीएम जी फडणवीस जी इन्होंने ओथ ले लिए। उसके बाद डिप्टी सीएम के नाम से अजित पवार ने ओथ ले लिए। एनसीपी फूट के अजित पवार गया, और वो भी चालाकी से। उस टाइम पे अजित पवार के पीछे ईडी लगा था। मामला वैसे भी क्लियर है, अपोजिशन में जो भी उसके पीछे ईडी लगा दो, खत्म मामला। और वैसे भी अजित पवार, मैं आपको बता दूं कि मतलब स्टेट के मोस्ट करप्टेड पॉलिटिशियन में से एक है, मोस्ट करप्टेड। अभी इतना बड़ा भांडा फूट गया के लड़के के नाम से, कोरेगांव पार्क पुणे। हम सबसे प्रीशियस एरिया की बात कर रहे हैं भाई, कोरेगांव पार्क। जैसे नागपुर की जब बात होती है ना, हम कहते हैं सिविल लाइंस, धंतोली, ऐसी बात होती है जब, वैसे कोरेगांव पार्क है पुणे में। कोरेगांव पार्क का इतना बड़ा लैंड, लगभग जिसका वैल्यू 22,000 करोड़ समथिंग ऐसा कुछ तो है, वो भाई साहब ने खरीद लिया। तो इसको लेके एक बड़ा स्कैम निकला है, बहुत बड़ा। अब वो भी उसके बाद तो आया नहीं, लेकिन ठीक है, एनीवेज उस पर जाएंगे नहीं हम लोग। मामला ये था कि उस टाइम पे अजित पवार के पीछे ईडी ही लगा था। इरिगेशन सिस्टम, इरिगेशन डिपार्टमेंट को लेके कुछ स्कैम के कुछ एलिगेशंस लगाए गए थे। तो अजित पवार ने कहा को देखो, हमारे कितने जीत के हैं, 56, इसमें से 40 मेरे फेवर के हैं। आप बोलो कब वोट लेना है, 40 को लेके आता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस मुझे क्लीन चिट दे दो जो हमारे ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हैं। रातों रात अजित पवार को क्लीन चिट मिला, दूसरे दिन इन्होंने वोट ले लिया कि हमारी सरकार बन गई। लेकिन 2 दिन के बाद अजित पवार ने हाथ खड़े कर दिए कि हम नहीं आना है सरकार में, हमारा जो अंकल है बुला रहे हैं, कौन, पवार जी बड़े, उनके चाचा। तो ये सब लॉलीपॉप था जो फडणवीस जी को दिया गया बड़ा। अब मामला, ये सरकार तो नहीं बनी, सरकार नहीं बनी। उसके बाद शिवसेना, कांग्रेस एंड एनसीपी ने मिलकर तीनों का अलायंस बनाया, सरकार बनने वाली थी। डिसाइड ये हुआ कि इस सरकार के हेड, मतलब जो सीएम रहेंगे, वो सीएम रहेंगे उद्धव ठाकरे। अब उद्धव ठाकरे होने वाले हैं स्टेट के सीएम। लेकिन मजे की बात, ये जो 288 सीट्स जो इलेक्शंस हुए, जो मेंबर्स चुन के आए, इस 288 में उद्धव ठाकरे चुन के नहीं आए थे। तो चुन के नहीं आए थे मतलब फिर क्या था, तो वो फिर ये जो सेकंड हाउस है उसके मेंबर थे क्या, उसके भी नहीं थे। वो उसके क्यों रहेंगे भाई, वो एक पॉलिटिकल पार्टी के हेड है, वो थोड़ी चिल्लर काम करेंगे इलेक्शन में, नहीं, वो किसी हाउस के मेंबर ही नहीं थे। तो फिर क्या, बना दो सीएम। रूल कौन सा काम आएगा, वही रूल काम आएगा जो हमने पीएम और कैबिनेट के टाइम पे देखा था कि कोई पर्सन किसी हाउस का मेंबर नहीं है तो भी वो पीएम सीएम हो सकता है, बस 6 मंथ के अंदर उसने किसी हाउस का मेंबरशिप लेना है। तो उद्धव जी के पास एक ही चांस था, अगले 5 महीने में, 5.5 महीने में महाराष्ट्र काउंसिल के इलेक्शंस थे, वो वहां से चुन के आने वाले थे और सीएम के पोस्ट पे कंटिन्यू रहने वाले थे। तो हुई यहाँ पे पॉलिटिकल नीड फुलफिल हुई, क्योंकि विधानसभा के इलेक्शन तो हर 5 साल में हो गए, काउंसिल के वैसे नहीं रहते हैं। काउंसिल के कैसे रहते हैं हम लोग देखेंगे ही, लेकिन मामला यही है कि ये अगर सेकेंड हाउस है तो हम बैकडोर से इस पोस्ट पे आराम से बैठ सकते हैं। इससे और एक बेस्ट एग्जांपल दूं, 2021 वेस्ट बंगाल इलेक्शन,
इलेक्शन हुआ, बड़ा तगड़ा इलेक्शन हुआ, बीजेपी बहुत जोर लगाई, बहुत अच्छा खेली बीजेपी उस इलेक्शन में सही में, क्योंकि उसके 5 साल पहले बहुत पीछे थी बीजेपी। 2021 का इलेक्शन बहुत जोरदार, वो बहुत जोरदार मतलब इतनी बदमाशी चली उसमें, मैं आपको बताऊं 21 का कोविड सबको याद होगा, इतना डरावना मंजर था वो कि विंडो से बाहर देखने में भी डर लगता था। कितने केसेस, बेड नहीं मिल रहे, सिलेंडर्स नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन सिलेंडर, ये वो। ऐसे गंभीर सिचुएशन में इलेक्शन कमीशन वेस्ट बंगाल के इलेक्शंस अरेंज भी कर रहा है, इसके अलावा उनको रैलीज का भी परमिशन दे रहा है। रैलीज में हजारों लोग आ रहे हैं और अमित शाह जी गृह मंत्री ये बड़े गर्व से कह भी रहे कि मुझे देख के इतना गर्व हो रहा है आप लोगों को, क्योंकि मैं अपने जीवन में पहली बार इतने लोगों की भीड़ इकट्ठा देख रही हूँ। भाई आप ही प्रमोट करते हो एक बात को, 2 गज की दूरी है, मास्क जरूरी, और आप बोल रहे हो कि इतनी भीड़ देख के मुझे खुशी हो रही है। आप सोचो कहाँ है एथिक्स, कहाँ है मोरालिटी। उसके बाद इतना मतलब क्रिटिसिज्म हो उस बात को लेके, तब जाके इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं अब बिल्कुल रैलीज नहीं चलेंगे, सारी रैलीज वर्चुअल रहेंगी। तो फिर ऑनलाइन रैलीज इनके जो भी चले वो चले उसके बाद, लेकिन तब तक आधा काम हो गया था। इलेक्शन हुआ, बड़ा तगड़ा इलेक्शन हुआ। इस साल का भी मार्च में ही इलेक्शन वेस्ट बंगाल का बहुत तगड़ा होने वाला है। इलेक्शन हुआ, रिजल्ट आया, तृणमूल कांग्रेस को मेजोरिटी मिला, बीजेपी ने भी अच्छे खासे सीट जीते, तृणमूल कांग्रेस को मेजोरिटी मिला। उसके पहले जो सीएम थे ममता बनर्जी, उन्होंने ही लीड किया टीएमसी को, वही वहाँ के अध्यक्ष भी हैं आपके तृणमूल कांग्रेस के। लेकिन वही सीएम जो पिछले 5 साल सीएम थे, वही सीएम जिन्होंने तृणमूल कांग्रेस को मेजोरिटी दिलाई, वो सीएम जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से खड़े थे उस कॉन्स्टिट्यूंसी से बीजेपी के मेंबर ने उनको हरा दिया। ममता बनर्जी हार गई इलेक्शन, और ये तो खतरनाक वाला हो गया। मतलब वो हमारे मराठी में एक वो है शिवाजी महाराज जी के ऊपर कि गढ़ आलापन सिंह गेला, मतलब फोर्ट तो आ गया लेकिन जो उसको जो किल्लेदार है ना, जो उसको लड़ रहा था वो गया। ऐसे ही तो हुआ उनके साथ, ममता बनर्जी के साथ। तो तब क्या कोई प्रॉब्लम नहीं, कैबिनेट डिसाइड भी हुआ, मैडम ने सीएम का पोस्ट भी लिया, जो कि हार गए वो इलेक्शन। और कैबिनेट डिसाइड होने के बाद सबसे पहले जो काम किया, पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट किया काउंसिल बनाओ हमारे स्टेट में, हमें चुन के आना है लेकिन पार्लियामेंट ने नहीं बनाया। तो उसके बाद फिर मैडम ने बीच का रास्ता निकाले और कोई प्रॉब्लम नहीं। उन्हीं के जो पास का जो बंदा था, उन्हीं के पार्टी का, उसको कहा कि बेटा रिज़ाइन दे दे, छोड़ दे सीट, मेंबरशिप छोड़ दे। उसने छोड़ दिया। और जब वो पोस्ट वैकेंट हुआ तो एक रूल ये बताता है कि कोई भी असेंबली का पोस्ट वैकेंट हुआ तो 6 मंथ के अंदर उस सीट के लिए री इलेक्शन होते हैं। उसको थोड़ी ना अगले 5 साल, 4.5 साल, 4 साल के लिए वैकेंट रखेंगे रे, उसको तो री इलेक्शन होगा ना। तो फिर मैडम वहां से चुन के आई, लेकिन रिक्वेस्ट किया गया था कि नहीं आप काउंसिल रखिए भाई, मुझे वहां से इजी हो जाएगा आना। तो ये पॉलिटिकल नीड है, जिसको लगता है कि एटलीस्ट जुगाड़ हो जाएगा हमारा, ये सेकंड हाउस रहे, तो उन्होंने रखे हैं। जिनको जरूरत नहीं पड़ी उन्होंने नहीं रखे, मामला फिनिश। ठीक है। दूसरी बात, किसी भी स्टेट में काउंसिल रहेगा नहीं रहेगा ये कौन कब डिसाइड कर सकता है उसे भी देखते हैं, लेकिन उससे हम लोग बाद में देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि किसी स्टेट में काउंसिल रहेगा नहीं रहेगा ये किस तरीके से प्रोसेस चलता है, डिसीजन कैसे होता है। जैसे तभी मैंने बताया कि किसी भी स्टेट में काउंसिल रहेगा नहीं रहेगा ये डिसाइड करने का राइट सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट को है। पार्लियामेंट इसको लेके कोई डिसीजन नहीं ले सकता। पार्लियामेंट किसी भी स्टेट का काउंसिल अपने मनमर्जी से क्रिएट नहीं कर सकता, ना डिसॉल्व कर सकता है, ना ही वो पार्लियामेंट को राइट नहीं है। उसे क्रिएट करने का और डिसॉल्व करने का राइट सिर्फ और सिर्फ उस स्टेट को है। लेकिन प्रोसीजर क्या चलेंगी वो समझते हैं। जैसे एग्जांपल लेंगे, गुजरात में काउंसिल नहीं है, और अगर गुजरात में काउंसिल लाना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर चलेगा। गुजरात स्टेट उनके स्टेट काउंसिल के लिए जो प्रक्रिया चलाएंगे उसे हम लोग देख रहे हैं। जैसे गुजरात में विधान परिषद नहीं है, विधान परिषद अगर लाना है तो उसके लिए डिसीजन लेना है उनके स्टेट के असेंबली ने। अगर असेंबली को लगता है कि हमारे स्टेट में काउंसिल चाहिए तो उन्हें उस असेंबली में एक रिजोल्यूशन रखना पड़ेगा। रिजोल्यूशन रहेगा कि स्टेट में स्टेट काउंसिल रहना ज़रूरी है। वो जो रिजोल्यूशन रखा है उस रिजोल्यूशन पे अगर उस दिन प्रेजेंट एंड वोटेड मेंबर्स में से 2/3 मेंबर्स ने अगर असेंट दिया तो स्पेशल मेजोरिटी से वो रिजोल्यूशन पास हो गया। मतलब असेंबली ने तो पास, असेंबली ने असेंट दे दिया कि हमें काउंसिल चाहिए। एक बार असेंबली का ये काम पूरा हुआ तो फिर लेकिन
ये रिजोल्यूशन जाता है पार्लियामेंट, एंड पार्लियामेंट के दोनों हाउस में, मतलब लोकसभा एंड राज्यसभा। देखो शुरुआत हुई स्टेट के असेंबली से, असेंबली ने उसे स्पेशल मेजोरिटी से पास करवाया। स्पेशल मेजोरिटी मतलब उस दिन जितने प्रेजेंट है और जितने वोट करे उसके स्पेशल मतलब 2/3, इस हिसाब से पास हुआ तो फिर वो पार्लियामेंट जाएगा। पार्लियामेंट क्योंकि इनिशिएटिव नहीं ले सकता, इनिशिएटिव कभी भी स्टेट ही लेगा, असेंबली लेगा, उसके बाद ही वो पार्लियामेंट जाएगा। और पार्लियामेंट के दोनों हाउस में उसे पास करना पड़ेगा। जब दोनों हाउस में पास ये प्रस्ताव होगा तो इसे सिंपल मेजोरिटी से पास करना है, मतलब कोई तामझाम नहीं है पार्लियामेंट में। और दोनों हाउस में सिंपल मेजोरिटी से पास होने के बाद फिर अगर प्रेसिडेंट इन्होंने डिक्लेयर किया कि उस पर्टिकुलर स्टेट में काउंसिल रहे, तब जाके उस स्टेट में काउंसिल बन सकता है। तो इतना लंबा प्रोसेस है। स्टेट असेंबली इनिशिएटिव ले रहा है, स्पेशल मेजोरिटी से पास कर रहा है प्रस्ताव को, उसके बाद पार्लियामेंट जा रहा है, दोनों हाउस में सिंपल मेजोरिटी से पास हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है कि पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी से पास हो रहा है। ऐसा क्लियर है? बस ये प्रोसीजर को समझते समय हमें इस बात को भी समझना पड़ेगा, इतना सर्कस क्यों करना है भाई। मतलब अगर स्टेट में काउंसिल रहना नहीं रहना ये डिसाइड करने का राइट ही अगर हम लोग असेंबली को दे रहे हैं, तो रिजोल्यूशन बस असेंबली में पास करने दो ना। आपको पार्लियामेंट भेजना क्यों है? क्योंकि देखो ना कितनी बदमाशी हो सकती है। जैसे वहाँ पे ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस ने वेस्ट बंगाल में यही प्रोसीजर से पहले असेंबली में उन्होंने स्पेशल मेजोरिटी से पास किया होगा, उसके बाद पार्लियामेंट भेजा होगा, पार्लियामेंट लेकिन उसकी लेके कोई लॉ नहीं किया। तो पार्लियामेंट तो बहुत बार बदमाशी कर सकता है, क्योंकि अगर दोनों एरियाज में मतलब सेंट्रल में और स्टेट में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के पावर्स में हैं, तो कहीं ना कहीं तो बदमाशी होगी ही होगी। ठीक है, तो हम क्यों पार्लियामेंट भेज रहे हैं? हम असेंबली से ही पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं? तो नहीं, पार्लियामेंट भेजना जरूरी है, जरूरी है। फिर मामला यह है कि अगर पार्लियामेंट भेजना जरूरी है, पार्लियामेंट इनिशिएटिव लेना जरूरी है, तो फिर असेंबली पहले क्यों अपने स्टेट में जो है उस बिल को पास कर रही है? दोनों चीजों को हम लोग सही तरीके से समझते हैं। पहली बात, असेंबली को पावर क्यों? तो असेंबली को पावर इसलिए है क्योंकि हर एक स्टेट ये सोवेरियन है, इसलिए वो स्टेट डिसाइड करना जरूरी है कि उनके स्टेट में अपर हाउस रहेगा या नहीं रहेगा। जैसे एग्जांपल लेंगे, हमने अगर सीधा सीधा ये पार्लियामेंट को राइट दिया रहता तो मामला ये है कि जैसे महाराष्ट्र में आज लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो पार्लियामेंट कभी भी लॉ ला के जो है वो काउंसिल डिसॉल्व कर सकता है। अरे भाई पार्लियामेंट डिसाइड क्यों करेगा? हम डिसाइड करेंगे, स्टेट डिसाइड करेगा, इसलिए असेंबली ही डिसाइड करेगा हमें काउंसिल चाहिए है, हमें काउंसिल नहीं चाहिए। गुजरात में चाहिए है तो गुजरात का असेंबली उसको पास करेगा, महाराष्ट्र को अगर अभी नहीं चाहिए है तो महाराष्ट्र का असेंबली उसको लेकर रिजोल्यूशन पास करेगा। लेकिन असेंबली के बाद ये पार्लियामेंट में क्यों जा रहा है? तो पार्लियामेंट में इसलिए जा रहा है क्योंकि लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसका प्रोविजन आर्टिकल 169 में है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और अमेंडमेंट करने का राइट तो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को है, इसलिए हम लोग उसे पार्लियामेंट भेज रहे हैं। लेकिन एक बात बहुत अच्छे से यहां ध्यान देना जरूरी है, अमेंडमेंट हो रहा है, पार्लियामेंट ही अमेंडमेंट कर सकता है, लेकिन ये बिल सिंपल मेजोरिटी से पास हो रहा है, सिंपल मेजोरिटी से। ठीक है, अमेंडमेंट करना है इसलिए हमने इसको पार्लियामेंट के पास भेजा, ठीक, नहीं तो पार्लियामेंट की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, वो सिंपल मेजोरिटी का हम लोग मीनिंग भी निकाल लेते हैं। एक दो बातें एकदम क्लियर रखिए, इसको लेके ना आपको एक चीज़ पे क्वेश्चन बन सकता है। देखिए, अच्छा पहले उसको क्लियर करते हैं कि हमने इसके पहले भी पढ़ा है, जब हमने पॉलिटी स्टार्ट किया था और जब साइलेंट फीचर्स देखे थे हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, तब हमने देखा था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप के अमेंडमेंट हो सकते हैं। याद आ रहा है? 3 टाइप के अमेंडमेंट्स, एक सिंपल मेजोरिटी से, दूसरा स्पेशल मेजोरिटी से, तीसरा स्पेशल मेजोरिटी विथ स्टेट कंसर्न। याद है? ठीक है, तो पहला जो पैटर्न था वो था सिंपल मेजोरिटी, और यहाँ पे हो रहा ना सिंपल मेजोरिटी। क्लियर? ठीक। अब दूसरी चीज़ याद दिलाता हूँ, हमने कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 पढ़े हैं, आर्टिकल 1, 2, 3, 4 पढ़े हैं। 4th आर्टिकल देखो क्या बता रहा था। 4th आर्टिकल आपको ये बता रहा था कि आर्टिकल 2 और 3 में किए हुए अमेंडमेंट्स या आर्टिकल 368 के अमेंडमेंट्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे। याद है? ठीक है, तब मैंने उसका आंसर दिया था हल्का फुल्का, वो इसलिए क्योंकि जब भी आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में अमेंडमेंट्स होते हैं, मतलब आर्टिकल 2 से किसी इंडिया के बाहर के एरिया को मर्ज करके स्टेट बनाओ,
या फिर आर्टिकल 3 से आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग करके एक नया स्टेट बनाओ, स्टेट फॉर्मेशन को लेके है, उसके लिए हमें अमेंडमेंट ही करना पड़ेगा, लेकिन वो अमेंडमेंट सिंपल मेजोरिटी से पास होता है और सिंपल मेजोरिटी से पास होने वाले अमेंडमेंट्स को हम अमेंडमेंट कंसिडर नहीं करते। इसीलिए लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन और डिसोल्यूशन, उसके लिए जो अमेंडमेंट हो रहा है ये सिंपल मेजोरिटी से होने के कारण इसे भी हम लोग अमेंडमेंट कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक, एक ये पॉइंट समझने जैसा। और दूसरा पॉइंट, इतने सारे आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट्स हैं, इतने सेक्शंस हैं, लेकिन हर चीज के लिए जब भी हमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, कभी भी शुरुआत पार्लियामेंट से होगी, कभी भी शुरुआत पार्लियामेंट से होगी। किसी भी टाइप का देखो ना आप अमेंडमेंट, फर्स्ट टाइप देखो, सेकंड टाइप देखो, थर्ड टाइप देखो, हर चीज पार्लियामेंट में शुरू होती है, हर चीज पार्लियामेंट में खत्म होती है। थर्ड टाइप के अमेंडमेंट ही में ही क्या होता है, पार्लियामेंट स्पेशल मेजोरिटी से पास करता है, उसके बाद स्टेट असेंबली में जाता है, असेंबली उसको पास करता है। ठीक है, ये हमने देखा है। लेकिन अमेंडमेंट को लेके बस एक ही पॉइंट ऐसा है, एक ही पॉइंट, जिस पॉइंट को लेके पार्लियामेंट कभी खुद कुछ नहीं कर सकता, असेंबली ही इनिशिएटिव ले सकती है, और वो है लेजिस्लेटिव काउंसिल का फॉर्मेशन या डिसोल्यूशन। अमेंडमेंट हो रहा है, इस चीज को छोड़ दो, इस टॉपिक को, इस सब्जेक्ट को, उसके बाद किसी भी टॉपिक को लेके असेंबली कभी भी पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट तक नहीं कर सकती कि भाई अमेंडमेंट करो, नहीं हो सकता। बस इसी चीज को लेके अमेंडमेंट करना है कि नहीं करना है, इसके लेके इनिशिएटिव यहां असेंबली ले सकता है, स्टेट ले सकता है। क्लियर? ठीक है, और किसी चीज के लिए ले सकता है। तो आपको इसको लेके क्वेश्चन बन सकता है कि किस टॉपिक, किस आर्टिकल, किस सेक्शन, किस पार्ट को लेके स्टेट असेंबली इनिशिएटिव ले सकता है, तो बस काउंसिल रहे या नहीं रहे उसको लेके। तो जैसे काउंसिल रहे ये डिसाइड करने का राइट असेंबली को है, वैसे ही काउंसिल ना रहे इसे भी डिसाइड करने का राइट जो है वो खुद असेंबली को ही है। इसलिए आज जितने हमें असेंबली मिल रहे हैं ना, पहले से, सॉरी असेंबली नहीं, काउंसिल मिल रहे हैं, ये काउंसिल पहले से इन्हीं स्टेट में थे और किसी स्टेट में नहीं थे, ऐसा नहीं है। ऐसे कई स्टेट्स हैं जिन स्टेट्स में पहले काउंसिल थे आज नहीं है। ऐसे कई स्टेट्स हैं जिन स्टेट्स में पहले काउंसिल नहीं थे लेकिन आज है। जैसे एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, कुछ एग्जाम्पल्स रखना ज़रूरी हो जाएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि अगर कहीं पे काउंसिल है तो वो फॉरएवर टाइम के लिए काउंसिल रहेगी ही। जैसे एग्जाम्पल लेंगे कि तमिलनाडु, इस स्टेट में पहले लेजिस्लेटिव काउंसिल था, लेकिन 1986 को वो काउंसिल डिसॉल्व कर दिया गया। उसके बाद फिर हमें काउंसिल नहीं मिलता यहाँ पे। 2010 में यहाँ के असेंबली ने कोशिश किया था लेकिन फिर भी काउंसिल नहीं आया। सेम पंजाब और वेस्ट बंगाल में भी हमें इसी तरीके से एग्जाम्पल मिलेंगे। दोनों स्टेट्स में पहले काउंसिल थे, दोनों स्टेट ने उनकी स्टेट से 1969 को डिसॉल्व करवा दिए। आज इन दोनों स्टेट्स में नहीं है। आंध्र प्रदेश का बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा। आंध्र प्रदेश इस स्टेट का फॉर्मेशन 1956 का, और 1957 को ही इन्होंने अपने स्टेट में काउंसिल क्रिएट किया। तो यहाँ पे काउंसिल आया, लेकिन इसी आंध्र प्रदेश ने 1985 में उस काउंसिल को डिसॉल्व किया। लेकिन फिर कुछ सालों के बाद, मतलब 2005 में फिर से आंध्र प्रदेश स्टेट असेंबली ने इसका फॉर्मेशन किया। एग्जाम्पल है समझने के लिए, भाई स्टेट अपने हिसाब से अपनी इच्छा पे उसे रखेगा या फिर उसका डिसोल्यूशन करेगा। ठीक है, एमपी में देखिए क्या हुआ था 1956। एमपी असेंबली ने 1956 को स्पेशल मेजोरिटी से पास करवा दिया, हो गया। उसके बाद पार्लियामेंट चला गया, पार्लियामेंट के दोनों हाउस में सिंपल पास भी हो गया, वो भी निकल गया। अब काम बस प्रेसिडेंट के पास था, मतलब पूरा हाथी निकल गया तो निकल गई। प्रेसिडेंट ने कभी इसे क्लियर ही नहीं किया, मतलब फाइनल जो असेंट रहेगा वो तो प्रेसिडेंट का रहेगा ना, प्रेसिडेंट ने उसे डिक्लेयर ही नहीं किया। तो आज तक वो ऑर्डर निकला ही नहीं प्रेसिडेंट के मुंह से कि भाई यहाँ का काउंसिल जो है हम लोग फॉर्मेशन कर रहे हैं, और उसके बाद भी कभी एमपी ने कभी कोशिश नहीं की। तो इस कारण आज भी एमपी में काउंसिल नहीं है। ठीक है, तो हर चीज़ उसके असेंबली पे डिपेंड कि वो चाहेंगे तो वहाँ पे काउंसिल रहेगा, नहीं चाहेंगे नहीं रहेगा।
और कुछ इम्पोर्टेंट स्टेट अगर हम लोग और निकालें, जैसे यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तेलंगाना स्टेट, इन 5 स्टेट्स को अलग कर दो। इतना आपको एग्ज़ाम में नहीं कोई पूछने वाला और आपको इतना एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत भी नहीं है। बस कुछ चीज़ें आपके ध्यान में रहे या फिर समझ में आए कि कौन कैसे किस तरीके से फॉर्मेशन कर सकता है, किसकी इच्छा चलती है, इसलिए हम लोग देख रहे हैं। ये 5 स्टेट्स ऐसे है ना कि इन 5 स्टेट्स में जिस दिन से असेंबली है उसी दिन से काउंसिल है। जैसे महाराष्ट्र फर्स्ट स्टॉप में 1960 का फॉर्मेशन महाराष्ट्र स्टेट का, उसी दिन से असेंबली भी, उसी दिन से काउंसिल भी, एक ही दिन से। देन कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स बैठ सकते हैं, नहीं बैठ सकते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन में या फिर ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई नंबर डिसाइड करके नहीं रखा था। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट खुद पार्लियामेंट को दिया था कि पार्लियामेंट अमेंडमेंट करके लेजिस्लेटिव काउंसिल का कंपोजिशन जो है वो डिसाइड कर सकता है। तो मेन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में तो हमें ऐसा कोई नंबरिंग मिलता नहीं कि कितने मेंबर्स रहेंगे कितने नहीं रहेंगे। जैसे लोकसभा या फिर राज्यसभा के लिए मिलते हैं ना कि राज्यसभा में मैक्सिमम 250 मेंबर्स बैठेंगे, ऐसा कोई नंबर नहीं मिलता है। प्रोविजन ऐसा है कि पार्लियामेंट चाहे उतने मेंबर्स उन्हें वो रख सकते हैं, पार्लियामेंट उसके लिए एक्ट लॉ बना सकते हैं। तो पार्लियामेंट ने इसके लिए किया था 1956 को 7th अमेंडमेंट, और इस 7th अमेंडमेंट ने फिर डिसाइड किया कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स बैठ पाएंगे। तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का प्रोविज़न है अभी कंपोजिशन को लेके, वो ये कि किसी भी स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल में मैक्सिमम मेंबर एंड मिनिमम मेंबर, इसको स्पेसिफिकली नोट किया है। 7th अमेंडमेंट के अनुसार किसी भी स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेंबर उस स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के 1/3 से ज़्यादा एंड 40 के कम नहीं होना चाहिए। समझाता हूँ उसको, अब इसमें लिखो फिर हम लोग समझते हैं। काउंसिल में जो मेंबर्स बैठेंगे वो मैक्सिमम और मिनिमम, मैक्सिमम रह सकते हैं उस स्टेट असेंबली के टोटल मेंबर्स के 1/3 तक, तो मिनिमम रह सकते हैं 40 तक। वो 40 और 1/3 के बीच में रह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेंगे, महाराष्ट्र का एग्जाम्पल लेते हैं। पहले मैं महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव काउंसिल में बता दूं कि कितने मेंबर्स बैठ रहे हैं। महाराष्ट्र और महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर है 78। यूजलेस हाउस है पहली बात, लेकिन जो भी 78 बैठ रहे हैं ये नंबर डिसाइड कैसे हुआ ना उसे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो 7th अमेंडमेंट तो ये कह रहा है कि किसी भी हाउस के काउंसिल में जब मेंबर डिसाइड हो गए तो वो उस असेंबली के टोटल मेंबर्स के 1/3 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए और 40 मेंबर्स के कम नहीं रहना चाहिए। तो जैसे एग्जांपल लेंगे, महाराष्ट्र असेंबली की बात करें तो महाराष्ट्र असेंबली में टोटल मेंबर्स बैठ रहे हैं 288। तो रूल के अनुसार ऐसा होगा कि महाराष्ट्र असेंबली के मतलब 288 के 1/3 से ज़्यादा मेंबर्स इनके काउंसिल में तो नहीं बैठेंगे। तो 288 के अगर हम लोग 1/3 निकालें तो लगभग कितना निकलता है? 96, चलो 96 इतना निकलेगा। तो 96 से ज़्यादा और 40 के कम इतने नहीं बैठ सकते, इसके बीच में एक नंबर निकल सकता है। तो इसका बीच का हमने एक नंबर निकाले है 78। तो फाइनली ये नंबर डिसाइड करने का राइट किसका? क्योंकि एक स्पेसिफिक तो नंबर नहीं निकल सकता, तो फाइनल एक नंबर तो हमें डिसाइड करना है। तो ये जो भी नंबर डिसाइड करेगा, ये नंबर डिसाइड करने का राइट पार्लियामेंट को ही है, पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। लेकिन रूल ये है 1/3 से ज़्यादा 40 के कम मेंबर्स नहीं रहना चाहिए। सेम जैसे अगर हम लोग यूपी की भी बात करें तो यूपी असेंबली के सीट से 403, 403 के 1/3 निकालते हैं हम लोग तो 130 जो भी निकलेंगे आसपास, तो 125, 130 ज़्यादा से ज़्यादा रह सकते हैं, 40 के कम नहीं जा सकते हैं। फाइनल नंबर्स क्या निकल रहे हैं यूपी काउंसिल के? 100। तो 100 ये नंबर कौन डिसाइड किया? पार्लियामेंट किया। ठीक है, तो वो पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। लेकिन यहाँ एक समझने वाली बात है, भले ही बोल रहे हैं कि किसी भी काउंसिल के असेंबली के, उस स्टेट असेंबली के 1/3 से ज़्यादा नहीं रहेंगे और 40 के कम नहीं रहेंगे, मतलब कम से कम 40 रह सकते। तो देखो आपने, लेकिन एटलीस्ट आपको 40 देना,
मिनिमम आपका क्राइटेरिया ही 40 है, लेकिन ये जो मिनिमम क्राइटेरिया हम लोग कह रहे हैं कि 40 के नीचे नहीं रहेंगे, ये क्राइटेरिया जम्मू कश्मीर को लागू नहीं हो रहा ना, क्योंकि जम्मू कश्मीर में तो 36 मेंबर्स बैठ रहे हैं, जो कि रूल बता रहा है कि असेंबली के 1/3 से ज़्यादा ना हो और 40 के कम ना हो। अगर हम लोग जम्मू कश्मीर के असेंबली के नंबर्स देखें तो असेंबली के नंबर थे 87, चलो राउंड फिगर हम लोग 90 कर लेते हैं, तो 90 मतलब वहाँ के 1/3 करेंगे तो वो तो 30 रहेंगे, और 40 के कम ना हो तो एटलीस्ट 40 तो रहना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे फिर भी निकल रहा है 36। तो क्यों? तो इसलिए क्योंकि ये 1/3 से ज़्यादा और 40 के कम वाला जो प्रोविज़न है ये जम्मू कश्मीर को लागू नहीं होता था, नहीं होता था। क्यों? इसके पीछे का रीज़न ये कि हम जिस कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को पढ़ रहे हैं, पार्ट नंबर 6, ये पार्ट 6 जम्मू कश्मीर को लागू नहीं होता था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 पूरा बेस है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। सीएम, कैबिनेट, असेंबली, काउंसिल, गवर्नर, ये सारा प्रोविज़न 6 में है। ये पार्ट जम्मू कश्मीर को नहीं लगता था। जम्मू कश्मीर का अपना एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था और उनका पूरा कॉन्स्टिट्यूशन उनके स्टेट रूल्स रेगुलेशन को डिफाइन करता था। तो उनके कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उनके काउंसिल में 36 बैठ सकते थे, इसलिए वहाँ 36 दिख रहे हैं। क्लियर? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर लागू होता तो एटलीस्ट वहाँ 40 बैठे रहते। 2019 में जब जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेट का स्टेटस निकाला गया तो उनका कॉन्स्टिट्यूशन का भी कोई महत्व नहीं रहा। आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के सारे पार्ट, सारे सेक्शंस जम्मू कश्मीर को लागू होते हैं। ठीक है? क्लियर? तो पहले हाँ, उसमें एक बात तो रह ही गई। चलो ये तो हो गया, इसको हम लोग समझते हैं। तभी हमने लिखने के लिए तो ये लिखे कि आज बाइकैमरल स्टेट्स कितने हैं, तो 6, लेकिन मैंने लिखे थे 7। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु स्टेट एंड आंध्र प्रदेश, और उसके अलावा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ये काउंसिल 2019 को डिसॉल्व हो गया। आज यहाँ काउंसिल नहीं है, काउंसिल नहीं है। पहले था, अब नहीं है। ये डिसीजन लेकिन किसने लिया? ये पार्लियामेंट ने लिया। क्यों लिया? क्योंकि 2019 को जम्मू कश्मीर ये स्टेट नहीं रहा, ये यूनियन टेरिटरी रहा। तो यूनियन टेरिटरी वैसे भी हमारे कंट्री के किसी भी यूनियन टेरिटरी को काउंसिल नहीं है, तो जम्मू कश्मीर कौन सा एक्सेप्शन हुआ रहता? पहले जम्मू कश्मीर में असेंबली भी था, काउंसिल भी था, लेकिन जब जम्मू कश्मीर यूटी बना उसका काउंसिल डिसॉल्व कर दिया गया, उतना बस असेंबली रखा गया। ठीक है? तो आज इसे महत्व नहीं है। ठीक है? ये क्लियर हो गया, ये अब रहा ही नहीं। दूसरी बात, आंध्र प्रदेश के हमने 2 नंबर्स रखे थे, एक 50 और दूसरा 58। तो आंध्र प्रदेश स्टेट, वैसे तो ये हमारे कंट्री का फर्स्ट स्टेट है जो 1953 को बना है, लेकिन आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ, ये तो 2014 की बात है ना। तो जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हुआ तो आंध्र प्रदेश का काउंसिल और तेलंगाना का काउंसिल हमें बांटना पड़ेगा ना, राइट? तो जब बांटा गया था पहली बार, तो हमने तेलंगाना को 40 सीट्स दिए और आंध्र प्रदेश को 50 दिए थे। लेकिन उसके बाद मेरे ख्याल से 3 या 4 साल के बाद उस 50 सीट्स या 50 नंबर्स को रिवाइज किया गया और आज यहाँ 58 इतने मेंबर्स बैठ रहे हैं। जब आंध्र प्रदेश 2014 से अलग हुआ तो 50 थे, उसके बाद उसे 58 कहा दिया गया। इस कारण हमने ये 2 नंबर्स रखे हैं। ठीक है? स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स के इलेक्शंस के बारे में बात कर लेंगे। यहाँ आपको समझ में आएगा कि काउंसिल के मेंबर ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं और ये जो हाउस है ये कितना इम्पोर्टेंट है, नहीं है। जब हमने सेंट्रल का अपर हाउस देखा था राज्यसभा, तो राज्यसभा के जो इलेक्शंस थे वो डायरेक्ट इलेक्शन थे कि इनडायरेक्ट इलेक्शन थे? इनडायरेक्ट इलेक्शन। और दूसरी बात, वो फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम से थे कि सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम से? सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम से। हम जब इनडायरेक्ट सिस्टम की बात करते हैं तो वो सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम ही लगभग रहता है। यहाँ पे भी जो स्टेट का अपर हाउस है ये इनडायरेक्ट इलेक्टेड ही रहेंगे और इसके अलावा इनके इलेक्शंस ये सिंगल ट्रांसफर वोट सिस्टम से ही होने वाले हैं। लेकिन ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी से चुने हुए लोग रहते हैं, तो ये अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है उसे हम लोग रखने की कोशिश करेंगे। थोड़ा 10 मिनट कन्फ्यूज़न रहेगा, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। लेजिस्लेटिव काउंसिल के कुछ मेंबर्स उसी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली के तरफ से चुन के आते हैं।
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि जो असेंबली के मेंबर हैं वो काउंसिल में चुन के जाते हैं ना, ये इलेक्शन क्या है, डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है। तो इसका मीनिंग ये है कि काउंसिल के कुछ मेंबर्स या असेंबली के मेंबर्स के तरफ से चुन के जाएंगे, ठीक है, कुछ मेंबर्स, कितने वो हम लोग देखेंगे। इसके अलावा कुछ मेंबर्स ये उसी स्टेट के लोकल बॉडीज के तरफ से चुन के जाएंगे। इसके अलावा कुछ मेंबर्स ये टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ से, कुछ ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी की तरफ से, तो कुछ ये मेंबर्स नॉमिनेट रहेंगे गवर्नर के तरफ से। ये थोड़ा 10 मिनट देगा, आपको डाउट बनाएगा, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो, राज्यसभा के इलेक्शंस इनडायरेक्ट थे, लेकिन राज्यसभा के इलेक्शंस में जो मेंबर्स चुन के गए थे वो किन के तरफ से चुन के गए थे, तो स्टेट असेंबली के मेंबर्स के तरफ। बड़ा क्लियर मामला था, हर स्टेट के असेंबली के मेंबर्स अपने अपने स्टेट से राज्यसभा में मेंबर चुन के भेजेंगी, ऐसा मामला था। यहाँ वैसा नहीं है भाई, यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं ना, उसमें से कुछ मेंबर्स को चुन के देने का राइट्स असेंबली के मेंबर्स को है, कुछ लोकल बॉडीज को है, कुछ टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी, कुछ ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी, कुछ नॉमिनेट रहेंगे गवर्नर की तरफ से। कितने वो रख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कैसे किस तरीके से उस स्टेट काउंसिल में। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल में मेंबर्स बैठ रहे हैं 78। तो महाराष्ट्र के स्टेट काउंसिल में जो 78 मेंबर्स है, उसमें से कुछ मेंबर्स ये असेंबली की तरफ से चुन के जाते हैं। कितने, तो काउंसिल के टोटल मेंबर्स 1/3 मेंबर असेंबली की तरफ से चुन के जाएंगे। इसके अलावा 1/3 मेंबर्स ही लोकल बॉडीज की तरफ से चुन के जाएंगे। इसके अलावा 1/12 मेंबर ये टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से, सेम 1/12 मेंबर्स ये ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ से, एंड 1/6 ये नॉमिनेट रहेंगे गवर्नर की तरफ से। हम अगर बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल में 78 मेंबर्स बैठ रहे हैं, तो उन 78 मेंबर्स में से 1/3 मेंबर्स ये असेंबली की तरफ से चुन के जाएंगे। तो असेंबली की तरफ से चुन के जाएंगे मतलब क्या, तो असेंबली में, महाराष्ट्र असेंबली में कितने मेंबर्स बैठ रहे हैं, 288। ये 288 मेंबर्स रहेंगे वोटर्स, वो जाएंगे वोट देने, और वो वोट देके कुछ मेंबर्स 78 मेंबर्स में चुन के देंगे। कितने, 78 के 1/3। तो 78 के 1/3 कितने निकलते हैं हम लोग वो भी देखते हैं, लेकिन पहले इनको खत्म कर लेते हैं कि महाराष्ट्र असेंबली में 288 मेंबर जो है वो है वोटर्स, किस इलेक्शन में, काउंसिल के इलेक्शन में, लेकिन उन्हें पूरे के पूरे 78 मेंबर्स को चुन के देने का राइट नहीं है, तो उन्हें 78 के 1/3 मेंबर्स को ही चुन के देने का राइट है, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र की जितने लोकल बॉडीज है वो भी बनते हैं इस इलेक्शन में वोटर्स, और वो भी चुन के देंगे। तो लोकल बॉडीज मतलब क्या, तो महाराष्ट्र के अगर हम लोग कॉर्पोरेशंस देखें, महानगर पालिका, तो 20 के ऊपर है, तो 20, जैसे नागपुर एक कॉर्पोरेशन है, तो नागपुर कॉर्पोरेशन का मेंबर्स है ना, तो नागपुर कॉर्पोरेशन के मेंबर्स रहेंगे वोटर्स। नागपुर का जिला परिषद है ना, तो डिस्ट्रिक्ट परिषद जो है वहां के जो मेंबर्स रहेंगे वो रहेंगे वोटर्स, ठीक है, वो है उनके वोटर्स। समझने वाली बात टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी है। टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी ये सारे वोटर्स है, पहले तो इतना याद रखो, इतना क्लियर रखो। महाराष्ट्र में जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, उस गवर्नमेंट स्कूल्स में जितने भी टीचर्स हैं, ऐसे टीचर्स जिन्हें अपॉइंट होके 3 इयर्स या फिर मोर देन 3 इयर्स हो गए, उन्हें काउंसिल के इलेक्शन में वोट करने का राइट मिलेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स जिनको 3 साल पूरे हुए वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स रहेंगे, लेकिन ऑफकोर्स उनको रजिस्टर्ड होना रहता है, खुद एज अ वोटर होने के लिए उन्हें रजिस्टर्ड होना रहेगा, उन्हें इलेक्शन कमीशन के पास उस वोटिंग लिस्ट में खुद को, है ना, रजिस्टर करना पड़ेगा, ठीक। चलो ये हुआ टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी। इसके अलावा ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी, सेम, महाराष्ट्र में वो स्टूडेंट्स जिनका ग्रेजुएशन हो गया और ग्रेजुएशन होके जिनको एटलीस्ट 3 साल से ज़्यादा हुए, वो खुद को रजिस्टर्ड करके लेजिस्लेटिव काउंसिल में एज अ वोटर का रोल बिल्कुल निभा सकते हैं। वो वोट कर सकते हैं और अपने तरफ से कुछ मेंबर्स को चुन के दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हुए आपके ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी, और बाकी तो जो 1/6 थे वो तो नॉमिनेट है गवर्नर की तरफ से।
अब जब तक हम लोग वो रेशो नहीं निकालेंगे, रेशो का नंबर से निकालेंगे, तब तक वो आपको समझने से रहा। हम ये कह रहे हैं कि महाराष्ट्र स्टेट काउंसिल में टोटल 78 मेंबर्स हैं। उन 78 मेंबर्स में से 1/3 मेंबर्स चुन के देने का राइट है महाराष्ट्र स्टेट के असेंबली को। तो पहली बात तो आप 78 का 1/3 निकालो, 26। तो इसका मतलब ये है कि 78 मेंबर्स में से 26 मेंबर्स चुन के देने का राइट असेंबली को है। ठीक है, सेम अगर लोकल बॉडीज को भी 1/3 ही है तो इसका मतलब ये है कि ये भी चुन के देंगे अपनी तरफ से 26। क्लियर? देन टीचर कॉन्स्टिट्यूंसी और ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी से 1/12 इतने चुन के जा रहे हैं। तो 1/12 अगर हम लोग 78 के निकालें तो लगभग 6-7 ऐसे निकलते हैं। ठीक है, उसको पकड़ते हैं हम लोग, 6 या 7 कितना लेते हैं वो भी समझते हैं। महाराष्ट्र में कितने लेते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। और गवर्नर के तरफ से 1/6 नॉमिनेट है, तो 1/6 अगर 78 का निकाले तो ये निकलता है वैसे 13। ठीक है, तो देखो इसका हिसाब क्या किया है। वैसे तो 1/6 गवर्नर का निकलता है 13, लेकिन महाराष्ट्र के लिए गवर्नर के 13 नंबर में एक नंबर कम कर दिया गया है और गवर्नर को 12 इतना नॉमिनेट करने का राइट है। ठीक, इसके अलावा ये जो 6-7 निकलता है तो 7-7 इनको दे दिया। और अब देखो हिसाब ये हो रहा है फिर लगभग 26 असेंबली चुन के दे रहा है, 26 लोकल बॉडी 52, कॉन्स्टिट्यूंसी 7 59, देन ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूंसी 7 56 65 और बाकी नॉमिनेट गवर्नर की तरफ से 65 + 12 मतलब 65 + 66 हुए ना, 66 हुए। 26 52 एंड 7 59 एंड 7 66 + 12 78। अब आया हिसाब? ठीक है, इस हिसाब से असेंबली के 288 मेंबर्स 1/3 मेंबर्स चुन के दे रहे हैं, तो महाराष्ट्र के 78 के 1/3 26। आपको एग्जाम में कभी ये नहीं आएगा कि महाराष्ट्र से 26 चुन के जाते हैं या 29, नहीं, आपको यह आएगा कि 1/3 जाते हैं, 1/12 जाते हैं, 1/6 जाते हैं, कितने जाते हैं। क्योंकि ये रेशो देने के पीछे का क्या रीजन है? अरे भाई रेशो देना ही जरूरी है ना, क्योंकि हर स्टेट के नंबर्स नहीं अलग अलग जाएंगे। अगर अभी यही हम लोग यूपी की बात करें तो यूपी के असेंबली काउंसिल में मेंबर्स हैं 100, और अब उस 100 मेंबर्स में से उनके असेंबली को 1/3 मेंबर चुनने का राइट है, मतलब वो चुन के देंगे 33 ऑफ कोर्स। ठीक है, यहां से 33 जाएंगे, यहां से 33 जाएंगे, यहां से 112 जो भी नंबर जाएगा उस हिसाब से 100 इस तरीके से चुन के जाएंगे। क्लियर? उस हिसाब से जो मेंबर्स है वो चुन के जाते हैं। ये डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं है। आप कोई भी बुक में पढ़ोगे तो इसे सीधा सीधा कहा गया है कि इनडायरेक्ट इलेक्शन है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम लोग एग्जामिन करें, क्रॉस नहीं कर रहे हैं हम, किसी बुक को भी नहीं कर रहे हैं ना पॉलिटिक को कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा एग्जामिन करें, हल्का सा एग्जामिन करें, तो मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं तो 4 बार ग्रेजुएट हूँ, एक बार छोड़ के। ठीक है, उसके बाद आप में से भी बहुत सारे लोग ग्रेजुएट हैं, 3 साल हो गए हैं। अगर हमने रजिस्टर्ड करवाया एज अ वोटर और अगर हमने वोट दिया, मैंने वोट दिया, आपने वोट दिया, तो इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे हुआ? इनडायरेक्ट हमें किसने चुन के दिया? हमें थोड़ा किसने चुन के दिया? हम तो सिटीजन हैं, हम वोटर्स हैं, तो हम चुन के दे सकते हैं ना, हम चुन के दे सकते हैं। लेकिन किसी भी बुक में, मतलब ठीक है लक्ष्मीकांत सर जी की बुक में तो नहीं है, लेकिन और बाकी भी कोई भी बुक में देखो आप, कहीं पे ये आपको ऐसा नहीं मिलेगा स्टेटमेंट कि ये इलेक्शन पार्टली डायरेक्ट एंड पार्टली इनडायरेक्ट इलेक्शन है। नहीं, साफ शब्दों में लिखा गया है इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम। ठीक है, भले ये थोड़ा डायरेक्ट ही है, लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम ही कंसिडर किया जाता है। क्लियर? डन? ठीक है, उस हिसाब से और एक नंबर हम लोग निकालेंगे। अगर हम लोग किसी भी काउंसिल में इलेक्टेड मेंबर्स एंड नॉमिनेट मेंबर्स ये रेशो में निकालने की कोशिश करते हैं, नंबर्स में आपको नहीं पूछा जाएगा क्योंकि, तो 1/6 तो वैसे भी नॉमिनेट सीधा सीधा यहाँ पे हमने लिखा है, तो 1/6 तो नॉमिनेट है, तो इसका मतलब ये है कि 5/6 इतने मेंबर्स ये इलेक्टेड रहते हैं किसी भी काउंसिल में। ठीक है, ये एक छोटा सा नोट आपका बन जाता है यहाँ पे। क्लियर? अब समझ में आया ये किस तरीके से मेंबर्स चुन के जाएंगे। क्वालिफिकेशन में आप सीधा सीधा कॉपी पेस्ट ही करना है, जैसे हमने वहाँ पे अपर हाउस का देखा था, मतलब राज्यसभा का, उसी तरीके से
तो बाकी सारी चीज़ें कॉमन है कि वो सिटीज़न रहे या फिर वो जो भी हैं। एक ही बस जो इम्पोर्टेंट है वहाँ पे ये कि जैसे वहाँ पे अपर हाउस के लिए, अपर हाउस का मेंबर होने के लिए एटलीस्ट उसके एज का कितना पूरा होना ज़रूरी, 30 ना, यहाँ पे भी सेम 30 ईयर्स। इसके अलावा काउंसिल का टर्म, मतलब काउंसिल का भी टर्म और मेंबर्स का भी टर्म्स। तो याद कीजिए वहाँ पे जब हमने राज्यसभा पढ़े हैं तो राज्यसभा का टर्म कितने साल का, परमानेंट हाउस, फिक्स है ना। अंदर से पहले तो 6 ऐसे बाहर आने वाला था आपके, लेकिन फिर आपने उसको सप्रेस किया और फिर फिक्स कहा, नहीं फिक्स है, परमानेंट है। यस, राज्यसभा परमानेंट बॉडी है, कभी भी ये डिसॉल्व नहीं होती है, 1952 से जो है वो अब तक है। सेम उसी तरीके से जब भी किसी स्टेट का काउंसिल जिस दिन से आए उस दिन से वो परमानेंट बॉडी है, कभी भी वो डिसॉल्व नहीं होता है। तो फिर किस तरीके से मेंबर्स को मैनेज किया गया, तो मैनेज उसी तरीके से किया गया जिस तरीके से असेंबली के आपके राज्यसभा के मेंबर्स को मैनेज किया गया। कैसे कि हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स ये रिटायर हो गए और उनके जगह पे उतने ही मेंबर्स फ्रेशली जो है वो आएंगे। याद है राज्यसभा में हमने देखा था, बस उसी तरीके से। और सेम वहाँ के मेंबर्स का जो टर्म था वो कितने साल का था, 6 साल का राज्यसभा। सेम यहाँ पे भी मेंबर्स का जो टर्म रहेगा वो 6 ईयर का रहेगा। तो डालो मेंबर्स 6 ईयर, काउंसिल परमानेंट एंड एवरी ईयर्स 1/3 मेंबर रिटायर्ड भी हो गए और उनके जगह पे उतने ही मेंबर्स नए से आएंगे। हाँ, तो इसको फिर पहली बार कैसे मैनेज किया होगा, 6 ईयर्स का अभी उनका टर्म है, हर 2 साल में हमें 1/3 भी मैनेज करना है। तो उसी हिसाब से जिस तरीके से प्रेसिडेंट ने मैनेज किया था, हमने चीट बनाई थी ना, किसी के 2 साल, किसी के 4 साल, किसी के 6 साल। भाई अपना भविष्य खुद आप डिसाइड कर लो। सेम जब महाराष्ट्र काउंसिल बना होगा तो 78 चीट बनाई होगी, 78 में से 1/3 चीट होगी 2 साल की, 1/3 होगी 4, रिमेनिंग 1/3 जो होगी वो 6 साल की। मेंबर गया, उसने चीट उठाई, चीट में अगर 2 साल लिखा है तो है मेरा टर्म सिर्फ 2 साल का, तो वो 1960 का काउंसिल था, 62 में वो रिटायर हो जाएगा, वो 6 ईयर एंजॉय नहीं करेगा। लेकिन ये एक ही बार करना पड़ा होगा हमें, उसके बाद तो सारी चीज़ें रेगुलेटरी में आ गई होंगी। ठीक है, तो सेम राज्यसभा जैसे ही हमें यहाँ मिलता है, तो यहाँ देखो, यहाँ इसका मतलब ये है कि ऐसा भी नहीं है कि जो किसी स्टेट का काउंसिल है उसके इलेक्शंस के लिए हमें 6 साल 5 साल वेट करना है। हर 2 साल में इलेक्शंस होते हैं ना, तो हर 2 साल में हम किसी ना किसी को काउंसिल के बैक डोर से ला सकते हैं अंदर। ठीक है, बहुत इजीली ला सकते हैं। और देखो ना, दूसरी बात, ऑप्शंस कितने हैं हमारे पास, ऑप्शंस बहुत सारे हैं। अगर असेंबली से अगर वो चुन के नहीं आ सकता, जैसे एग्जांपल लेता, बड़ा सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, समझ के चलते कि आज कांग्रेस का मेजोरिटी नहीं है यहाँ पे आपकी असेंबली में, तो ऑफ कोर्स कांग्रेस अपने काउंसिल में असेंबली से शायद चुन के नहीं ला सके, लेकिन हो सकता है भाई कि जो टीचर कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें उनके बढ़िया लीडर्स होंगे, बिल्कुल रह सकते। जैसे एग्जांपल आपको वर्धा के वो सर पता है क्या, कराले सर, नीतीश कराले सर, अरे वो बड़ा कॉमेडियन है, मतलब पॉलिटिशियन बन गए, लेकिन कॉमेडी में एकदम मराठी अगर सुनोगे तो कान वान से खून निकल आएगा, ऐसी उनकी मराठी, वो टिपिकल मराठी बोलते हैं। ठीक है, तो इतना पॉलिटिकल स्टंट, मतलब जितने स्टंट्स उन्होंने मारे हैं बड़े फेमस हो गए थे, बस लैंग्वेज से। मामला क्या है, व्यूज़ मिलने के लिए क्या रहना चाहिए, मज़ेदार, और कुछ नहीं, बाकी आपको क्या मिलता है वो डजेंट मैटर। ठीक है, अभी देखो ना, वो व्यूज़ के चक्कर में एक जान गई केरला में, पता ही नहीं पता, केरला में एक सिर्फ व्यूज़ के चक्कर में। राज्यसभा जब हमने पढ़ा है तो राज्यसभा के टाइम पे सब लोग थे क्या, अगर थे तो मुझे कुछ अलग कोई मेहनत लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे राज्यसभा में जिस कारण से, जिस हिसाब से किसी का मेंबरशिप जा सकता था, बस वही हिसाब है। जैसे एग्जांपल लेंगे 1 बाय 1, अगर फर्स्ट पॉइंट, अगर उस पर्सन का, उस मेंबर का डेथ हुआ हो, सीट खाली हो जाएगा, उसका मेंबरशिप लैप्स हो गया। या फिर उस मेंबर ने अगर रिज़ाइन दे दिया, लेकिन अगर उस मेंबर को रिज़ाइन देना होगा तो क्या लगता है आपको कि वो मेंबर किसे रेजिग्नेशन देगा, चेयरमैन ऑफ काउंसिल। वो रेजिग्नेशन चेयरमैन को देगा, जो काउंसिल का जो भी चेयरमैन रहेगा उसे। ठीक है, तो चेयर, या फिर उस पर्सन पे एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होके अगर ये
एलिगेशंस पास हो गए, याद है ना, अगर उसने पार्टी चेंज किया, इस पार्टी से उस पार्टी चला गया, उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होता है, फिर उसी हाउस में वो कार्रवाई चलेंगी। लास्ट पॉइंट, या फिर अगर वो कंटिन्यूसली कितने दिन, 60 डेज अगर अब्सेंट है, तो 60 डेज अगर वो हाउस में अब्सेंट है तो बिल्कुल हम उसके मेंबरशिप को लैप्स कर सकते हैं। लेकिन वाला मामला हमने बीच में पढ़ा था कि ये 60 डेज का हिसाब कैलकुलेट करते समय बीच के कोई भी 4 दिन वो हाउस एडजॉर्न ना हुआ हो, या फिर वो सेशन फिनिश ना हुआ हो। फिर हमने ये भी कहा था कि उस हिसाब से तो कोई मेंबर कभी इस हिसाब से कभी वो नहीं हो सकता ना, उसका लैप्स नहीं हो सकता। लेकिन है, रूल है 60 डेज अगर एब्सेंट रहे तो बेसिक वही सारी चीज़ें हैं जो हमने राज्यसभा में देखे हैं। तो मैं फिर से रिपीट करूं कि हमारे कंट्री में सेंट्रल एंड स्टेट दोनों में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में जैसे सेंट्रल में पार्लियामेंट के सेशन साल में 2 बार होते हैं, वैसे ही स्टेट के भी सेशन साल में 2 बार होते हैं। रूल सेम है, 2 सेशंस में 6 मंथ से ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहना चाहिए, तो 2 सेशन। कोरम में हमने राज्यसभा को लेके कोरम क्या देखा था कि उस हाउस का मीटिंग उस दिन चलाने के लिए एटलीस्ट उस हाउस के कितने मेंबर्स प्रेजेंट रहना जरूर रहते हैं, उस हाउस के 1/10। ठीक है, यहाँ पे भी वही रूल है, लेकिन उस रूल के साथ और एक रूल एड ऑन होता है। इस हाउस का भी कोरम चलाने के लिए एक तो उस टोटल हाउस के स्ट्रेंथ के 1/10 या 10 मेंबर्स, इसमें से जो नंबर बड़ा होगा वो अप्लीकेबल रहेगा। 1/10 या 10, समझते हो उसको? हम सीधा सिर्फ 1/10 नहीं दे सकते थे, पॉसिबल नहीं है। 1/10 देते तो बहुत मुश्किल हो जाती। तो 1/10 या 10, जैसे एग्जांपल लेते कि अगर सिर्फ 1/10 दिए रहते तो क्या हुआ रहता। तो अभी हमने देखे कि तेलंगाना का कंपोजिशन ऐसा है कि तेलंगाना के काउंसिल में मेंबर्स बैठते हैं 40, और 40 में से अभी आपको वहाँ के काउंसिल का मीटिंग चलाना है, तो आपने सिर्फ 1/10 रखा, तो 1/10 मतलब 4, तो उसमें से समझ के चलो एक तो चेयरमैन ही हो गया और बाकी 3 मेंबर्स आए, क्या करेंगे ये लोग, है ना, सोचने वाली बात है ना। तो इसलिए 1/10 या 10, 2 में से जो बड़ा रहेगा वो, तो जो बड़ा रहेगा वो मतलब क्या, उतना समझते हैं। जैसे महाराष्ट्र की बात, तो महाराष्ट्र के काउंसिल में मेंबर्स बैठते हैं 78 के अगर हम लोग 1/10 निकाले तो वो निकलता है 8, राउंड फिगर 8। तो उस हाउस के टोटल स्ट्रेंथ के 1/10 मतलब 8 या फिर 10, इसमें से जो ज्यादा होगा वो, मतलब महाराष्ट्र काउंसिल का मीटिंग चलाने के लिए हमें 10 की जरूरत है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। वैसे एग्जांपल हमें थोड़ा सा अलग लेना पड़ेगा, क्योंकि जैसे यूपी का तो 100 ही है, 100 का 1/10 10 ही निकलता है या 10, तो एक ही बात होती है। लेकिन अगर यूपी के काउंसिल में 150 मेंबर्स रहते हैं, तो अब अभी अगर निकाले रहते तो 150 अगर यूपी काउंसिल के मेंबर्स है, यहाँ का 1/10 निकाल, तो यहाँ निकालते हैं 15 या फिर 10, इसमें से जो बड़ा होगा वो मतलब 15। ठीक है, सो 1/10 या 10 इस हिसाब से चलेगा। क्लियर? चलो, ये हुआ कोरम।